नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NM क्लासेज में। आज हर दिन की तरह बेसिक मैथ को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो होमवर्क में दिए गए थे उसको चेक करेंगे और फिर कुछ संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के होमवर्क को चेक कर लिया जाता है। तो कल का होमवर्क मेरा पहला सवाल था, कल के होमवर्क का 120, 100, 40, 64 इनका क्या लिखना था आपको? इनका आपको फैक्टर लिखना था। क्या फैक्टर लिखना था 120, 100, 40, 64 का? देखिए पहला सवाल था मेरा 120, फिर 100, 40 और 64। इसके क्या लिखने थे? फैक्टर लिखने थे। मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है जी? फैक्टर मतलब क्या बताए थे कल? फैक्टर मतलब यही बताया था ना कि वो चीज़ जो जैसे 120 का फैक्टर लिखना है तो 120 को कौन कौन चीज़ डिवाइड लगा दे रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो यानी कि 120 का फैक्टर लिखना है मतलब वो चीज़ लिखना है जिससे कि 120 कंप्लीटली डिविजुअल हो। उसी तरीके से 100 का फैक्टर लिखना था, ठीक है। उसी तरीके से 40 का लिखना है, ठीक ना। फिर है 64 का लिखना है। कैसे लिखोगे आप? तो तरीका बताए थे जिससे कि एक भी नहीं छूटेगा। क्या तरीका था वो? तरीका मेरा यही था, सबसे पहले आप जानते हो कि कोई भी चीज़ एक से और खुद से तो कटता है ना जी, डिविजुअल होता है ना। चलो 120 है तो 1 से तो लगेगा, कितने बार में लगेगा जी? 120 बार में लगेगा। तो इसको थोड़ा गैप दे करके आप लिख लो, ओके। अब क्या देख रहे हो? लास्ट में जीरो है ना जीरो, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्या? कटेगा, यानी कि 2 फैक्टर नहीं होगा क्या? होगा सर। तो 2 से कितने बार में? 60 बार में लिख लो। फिर 3 से तो 2 और 1 3, यानी कि 3 से भी डिविजुअल है तो 3 से लिखो। कितने बार में डिविजुअल है जी? तो 40 बार में डिविजुअल है। 3 के बाद क्या है? 4 से देखो आप, 4 से आप लास्ट का 2 डिजिट देखोगे ना 4 के लिए, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या बोलता है? 20 बोलता है। और 20 कहाँ है जी? 20 है, 4 से डिविजुअल है तो 120 भी डिविजुअल हो जाएगा। 4 से कितने बार में डिविजुअल होगा? तो 30 बार में डिविजुअल होगा। 4 के बाद क्या आता है? 5। ऊपर वाले को मिटाता हूं। 4 के बाद क्या है आपका? 5। तो 5 के लिए क्या है? लास्ट का डिजिट यदि 0 या 5 हो तो 5 से डिविजुअल होगा। तो आपका है ना 5, हाँ जी आपका है, सॉरी लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजुअल होगा। अब कितने बार में होगा? तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देखोगे तो 24 बार में डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जगह ही नहीं बचा, उसको नीचे लिखेंगे। 5 के बाद यहाँ पे ज़्यादा गैप आप ले लोगे तो आ जाएगा एक ही जगह पे। और 5 के बाद क्या आता है? 6 का क्या नियम था? 2 और 3 से डिविजुअल होना चाहिए। तो 2 से भी डिविजुअल है और 3 से भी डिविजुअल है, मतलब कि 6 से भी डिविजुअल होगा। 6 से होगा तो कितने बार में होगा सर? तो 20 बार में होगा। 6 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो 6 भी फैक्टर और 20 भी फैक्टर, इसमें कोई परेशानी होगी। 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7 का डिविजुअल नहीं है। 8 का डिविजुअल है ना। 15 8 जा 120, तो 8 के से डिविजुअल है कितने बार में? 15 बार में। तो 8 और 15 दोनों इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। 8 के बाद क्या आता है? 9 के लिए क्या था? डिजिट के सम को देखो, मतलब कि आपका जो भी नंबर है उसके डिजिट के सम को देखो। तो 1 और 2 3 और 0 3 डिविजुअल नहीं है 9 से, यानी कि ये भी 9 से डिविजुअल नहीं होगा। 9 के बाद क्या देख रहे हो आप? 10 का देख रहे हो। 10 का क्या नियम था? अंतिम अंक 0 होना चाहिए बस। तो 0 है ना अंतिम अंक, तो 10 से डिविजुअल होगा ही होगा। 10 से होगा तो आप यहाँ पे लिख लो 10 से डिविजुअल होगा। कितने बार में होगा जी? तो 12 बार में होगा। ठीक है, 10 भी फैक्टर हो जाएगा और 12 भी फैक्टर हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो 11 से तो फैक्टर है क्या? देख लेते हैं। 11 का क्या नियम था? 1 छोड़ करके जोड़ो, तो 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। 2 माइनस करोगे तो 0 या फिर 11 का गुणज तो आ नहीं रहा है, मतलब कि 11 का मल्टीपल ये नहीं है, मतलब कि 11 इसका फैक्टर नहीं है, तो ये 11 नहीं लिखेंगे। 11 के बाद क्या आता है? 12। अब आप बोलोगे कि सर 12 का तो फैक्टर है, 12 10 जा 20 120 आता है। तो आप क्या देख रहे हो? 12 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ना, मतलब समझ जाओ कि कंप्लीटली लिखा जा चुका है। जब भी आपको रिपीटिशन दिख जाए कि अरे ये चीज तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तब समझो कि मेरा इस तरीके से कंप्लीट लिखा जा चुका है। अब इसके अलावा कोई फैक्टर 120 का नहीं होगा। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा ठीक से लिखोगे। यहाँ पे लिखते हैं, पहले 120 का कंप्लीटली लिख लेते हैं। क्या था आपका 120 का? तो 1 से है, कितने बार में है? 120 बार में है। फिर था 2 से है, तो हाँ है, कितने बार में है? तो 60 बार में है। फिर 3 से है, तो हाँ है, कितने बार में है? तो 40। उसी तरीके से 4 30 बार में। 5 तो हाँ है, कितने बार में? 24 बार में। 6 तो हाँ है, 6 कितने बार में? 20 बार में, है ना जी।
20 बार में है, 20 बार में। 7 से तो नहीं है, 8 से है तो हाँ है 15 बार में, ठीक है। 8 के बाद क्या है, 9 से नहीं होगा, 10 से है तो यहाँ भी देखो आप नीचे जाना ही पड़ेगा। 10 से कितने बार में, 12 बार में, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, टोटल 16 फैक्टर हैं 120 के, है ना बहुत सारे फैक्टर। तो आप अपने तरीके से करोगे तो शायद एक मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे छूट जाएगा, तो क्या उसका फैक्टर वो नहीं होगा क्या आपके छोड़ने से, नहीं वो तो होगा, लेकिन आपसे मिस्टेक हुआ है, आपका गलती हो जाएगा। ऐसे करोगे 1 भी लिखोगे, 120 भी लिखोगे, 2 भी लिखोगे, 60 भी लिखोगे, मतलब कि 2 से लग रहा है लगा दो, वो फैक्टर बना दो, कितने बार में लग रहा है उसको भी लिख दो। इस तरीके से लिखोगे एक भी नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी, और फैक्टर आप बेहतरीन तरीके से लिख भी लोगे। ओके, फिर था 100 का फैक्टर लिखना था अपना, था ना, 100 का फैक्टर लिखो। 100 का फैक्टर, 100 का फैक्टर क्या होता है जी, तो इसी तरीके से लिख लोगे आप, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से तो 100 बार में, अच्छी बात है। लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या दिखा आपको, लास्ट में आपको 0 दिखा तो 2 से लगेगा ना, कितने बार में लगेगा, तो 50 बार में लगेगा। 3 से तो 0 0 1, इसको जोड़ने पे 3 से डिविजुअल हो रहा है क्या, तो नहीं सर, तो ये 3 से डिविजुअल होगा क्या, तो नहीं होगा। 4 से क्या था, तो 4 के लिए था कि लास्ट का 2 अंक देखो, तो लास्ट का आप 2 अंक देखोगे तो 0 मिलेगा, और 0 तो 4 से क्या किसी भी चीज से डिविजुअल हो जाता है ना, तो हाँ हो जाता है, तो 4 से डिविजुअल ये हो जाएगा। कितने बार में होगा भैया, तो 25 बार में होगा, तो 4 भी फैक्टर और 25 भी फैक्टर हो जाएगा इसका। 4 के बाद क्या है, 5, लास्ट में 0 है तो 5 तो डिविजुअल करेगा ही करेगा, यानी कि 5 फैक्टर होगा। कितने बार में करेगा, 20 बार में, तो 20 भी फैक्टर हो जाएगा। 5 के बाद क्या आता है, 6 नहीं, 7 नहीं, क्योंकि 6 का क्या था, 2 और 3 से भी लगना चाहिए था ना, तो 3 से तो डिविजुअल ही नहीं है, तो 6 की बात ही खत्म कर दो आप। 7 से नहीं डिविजुअल होगा। 8 से क्या है भैया, तो 8 से आपका ये डिविजुअल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 8 से जब डिवाइड लगाओगे, ऐसे ही करके देख लो ना, लास्ट का 3 अंक देखते थे, ये ऑलरेडी 3 अंक है, आप 8 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, अरे 8 से अब आप डिवाइड लगाओगे तो 20 और 2 16, 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो नहीं होने वाला है ना, 8 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, जब 3 से नहीं होगा तो 9 से की बात ही छोड़ दो आप। 10 से तो लास्ट में 0 तो 10 से लगेगा, तो हाँ लगेगा। कितने बार में लगेगा, सोच के बताओ, तो 10 से 10 बार में लगेगा। अरे भैया 10 है, 10 बार में लगाओगे तो ये 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि समझ जाओ कि आपका ये 10 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखो और पूरा का पूरा लिखा गया फैक्टर आपका, है ना सही तरीका, नहीं ना छूटेगा जी इससे। फिर है इस तरीके से आपका एक भी फैक्टर नहीं छूटने वाला है। फिर है 40 का फैक्टर लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे 40 का फैक्टर, देखो आप 1 से तो कितने बार में, 40 बार में, ठीक है। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजुअल होगा, कितने बार में, 20 बार में। 3 से डिविजुअल, तो 3 का क्या था, डिजिट को जोड़ो, डिजिट को जोड़ोगे तो 404, जो कि 3 से डिविजुअल नहीं है, तो नहीं है तो क्या 3 से डिविजुअल ये हो जाएगा क्या, नहीं, जब डिजिट का सम ही नहीं हो रहा है तो 40 कहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आता है 4, तो 4 से डिविजुअल है, तो हाँ भैया है, कितने बार में है, तो 10 बार में है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 5, तो लास्ट में 0 है तो ये अपना 5 से डिविजुअल हो जाएगा, कितने बार में, 8 बार में। 5 के बाद आता है 6, तो 3 से डिविजुअल है ही नहीं, तो 6 से होगा ही नहीं। फिर था 7 से नहीं होगा। 8 से, 8 तो देखो तो आप आ चुका है ना, यानी कि रिपीट होने लगा, मतलब कि आपको ऐसा दिख गया कि अरे वो चीज़ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब समझ जाओ कि आपका कंप्लीट लिखा जा चुका है ना, सही तरीका। ऐसे ही करो आप, बनेगा, सब बनेगा। फिर था इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल था, जैसे इसमें और चीज़ का फैक्टर दे लेते, जैसे 25 का दे रखे थे, 16 का दे रखे थे, 48 और 54। 25 का इसी तरीके से आप निकालोगे, ठीक है, 25 का। फिर है आपका 16 48 54, 16 48 और 54, यही है, तो इसका फैक्टर लिखो आप इसी तरीके से। 1 से तो 25 बार में, उसका 2 से 3 से 4 से नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा 5 बार में, यानी कि 1 5 25, क्योंकि 5 को 2 बार नहीं लिखोगे, यही हुआ। इसको थोड़ा और नज़दीक में ही लिख लो, यही 3 फैक्टर है इसके। फिर 16 का क्या है, तो 1 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 4 जा, तो 4 लिख रही हो तो फिर से एक बार 4 लिखने की क्या आवश्यकता है, मतलब समझ जाओ ना कि आप इसका इतना ही फैक्टर है, 1 2 3 4 5 फैक्टर है इसके। 48 का जब आप लिखने बैठोगे तो इसका भी आएगा अच्छा सा, 1 से 48 बार में, 2 से लगेगा तो हाँ लगेगा कितने बार में, 24 बार में। 3 से लगेगा तो हाँ लगेगा कितने बार में, 16 बार में, क्योंकि 3 का क्या है नियम, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, 8 और 4 12 मिलेगा, और 12 क्या कहता है, 3 से डिविजुअल कहता है ना, तो 12 डिविजुअल है तो 48 भी डिविजुअल होगा, यानी कि 3 से डिविजुअल है कितने बार में, 16 बार में, यानी कि 3 भी फैक्टर और 16 भी फैक्टर। उसके बाद है 4, तो 4 से डिविजुअल होगा ही होगा, 12 4 जा 48,
तो 4 भी फैक्टर और 12 भी फैक्टर। उसके बाद 5, तो 5 बोल रहा है क्या, लास्ट में 0 5 होना चाहिए ना, यानी कि 5 से डिविजुअल नहीं होगा। 6 है तो 2 और 3 से डिविजुअल है, इसका मतलब है 6 से भी डिविजुअल होगा। कितने बार में होगा जी, 8 बार में होगा। 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 से डिविजुअल है क्या, तो नहीं 7 से डिविजुअल नहीं है। उसके बाद 8, तो 8 तो आपका है, यानी कि पूरा का पूरा फैक्टर लिख चुके हैं, तो हाँ लिख चुके हैं। 54 की बात आती है तो 1 से कितने बार में, 54 बार में। फिर 2 से लास्ट में 4 है तो 2 से तो डिविजुअल हो ही जाएगा, कितने बार में जी, तो 27 बार में। 3 से, तो 3 का क्या था, अंकों को जोड़ो, 5 4 9, यानी कि 3 से लग जाएगा। 9 3 से लगता है ना, तो 54 को कहा नहीं लगाओगे, 3 से लगा दोगे, तो कितने बार में जी, 18 बार में। ठीक है, 18 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 54 आता है। उसके बाद 4 से आप लगाने बैठोगे तो 4 से नहीं लगेगा डिवाइड, नहीं लगेगा। ठीक है, 5 से, तो 5 से आपका इकाई अंक 0 या 5 है क्या, नहीं, तो 5 से भी नहीं लगेगा। 6 से, 2 3 से लगा है तो 6 से लगेगा ही लगेगा। कितने बार में लगेगा जी, 9 बार में लगेगा। ठीक, उसके बाद देख रहे हो तो 6 और 9 दोनों फैक्टर होगा, छोड़ना किसी को नहीं। जैसे इससे लगेगा, कितने बार में लगेगा, तो दोनों को लिखोगे आप। ठीक, उसके बाद आती है 7 की बात, तो 7 क्या है, 7 को डिविजल करता है क्या, आता है क्या, 56 आता है, 49 आता है, 42 आता है, 54 नहीं आता है 7 के टेबल में, तो आप डिविजल नहीं कर पाओगे। ठीक ना, तो 7 के बाद क्या है 8, 8 से भी डिविजल नहीं होगा। 8 के बाद क्या है 9, 9 तो आपका है ना, यानी कि पूरा का पूरा फैक्टर लिख चुके हैं। इसी तरीके से आप सभी फैक्टर को लिखिएगा, एक भी नहीं छूटेगा और बढ़िया बन भी जाएगा, मतलब बिना गलती किए हुए, बिना किसी को छोड़े हुए, और जल्दी थोड़ा तेजी तरीके से दोगे आप किसी को क्वेश्चन बनाने के लिए, वो बनाएगा अपना तरीका, वो कहेगा 1 से डिविजुअल है, 2 से है, ऐसे करेगा। आप इधर से भी चलो, उधर से भी चलो, एक भी छूटने की गारंटी नहीं है इसमें, चांस ही नहीं बनता कि आप छोड़ दो। इस तरीके से करोगे तो उस तरीके में चांस बन सकता है। जैसे 1 से 120 का लिखोगे तो इतना सारा 120 का बन सकता है कि शायद छूट जाए, लेकिन दोनों तरफ से भरोगे ना तो आपका नहीं छूटेगा, उधर से भी बीच में आप दिख जाएगा कि अब हो गया खत्म। फिर इसके बाद बात थी 2 नंबर में, आपको हमने दे रखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, डिवीजन मेथड एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो उसको कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। देखो आप, उसका है क्या था क्वेश्चन, उसका है 24 36 और 12, 24 24 36 और 12, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और दोनों तरीके से निकालना है जी। तो इसका पहले आप 24 36 और 12 इसका डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दो। आप सबसे पहले आप इसका क्या निकालो जी, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 2 से डिवीजन हो जाएगा 12 बार में, ये 18 बार में। डिवीजन मतलब डिवीजन कर रहे हो, 2 से डिवीजन आता है ना एलसीएम में, एलसीएम का आता है ना डिवीजन मेथड, कैसे करते हैं एलसीएम में डिवीजन मेथड। अरे भैया 3 है तो 3 में से कोई भी 2, मतलब कि कम से कम 2, मिनिमम 2 कोई भी टेबल से डिवाइड हो रहा है तो उससे आप लगा दो। यहाँ तो 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो क्यों नहीं लगाओगे आप, लगाओगे। फिर करोगे 6 9 3 बार में, फिर एलसीएम एचसीएफ सीख लो। आपको लग रहा है कि एलसीएम एचसीएफ इतना आता है, लेकिन इतना शानदार क्वेश्चन है ना एलसीएम और एचसीएफ पे आपको करवाया जाएगा, तो उस समय लगेगा कि एलसीएम एचसीएफ ऐसे ही बनता है। आपको नहीं दिया रहेगा कि आप एलसीएम करो, नहीं दिया रहेगा आप एचसीएफ करो, आपका दिमाग लगाना होगा उस जगह पे कि एलसीएम करें या एचसीएफ करें, क्या करने की आंसर आए, क्या करें कि आंसर आए, वो इस तरीके से बता दिया जाएगा आपको। उस तरीके वहाँ पे जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जो सेपरेट चैप्टर है उसको बनाएंगे, तो उसमें जब बनाओगे ना तब एलसीएम एचसीएफ आप क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम एचसीएफ डिसाइड करना रहता है, ना कि आपको मेंशन रहेगा कि एलसीएम करो या एचसीएफ करो उस वाले चैप्टर में जो पार्टिकुलर दे रखा है इस बुक में। तो आप जब करोगे 3 से 1, ओके, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 3, ओके, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 24 और 72 आ जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इसका डिवीजन मेथड से एलसीएम किए 22 आया क्या, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ और हो जाएगा क्या, देख लेते हैं, कुछ और हो जाएगा तब तो गलत हो जाएगा। फिर 24 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे वही तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकलवाए थे कल के वीडियो में, कल परसों दोनों दिन में प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करवाए थे हमने, तो 2 2 2 3 ऐसे टूट जाएगा। 36 को करोगे आप तो 2 18 बचा, 2 9 बचा, फिर 3 12 को करोगे तो 2 × 2 × 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे एलसीएम, एलसीएम के लिए हमने क्या कहा था, जो दिखे सबको लो, छोड़ना किसी को नहीं है, बस ध्यान यही रहे कि ज्यादा जहां पे रहे उसी को लो। आप जैसे 2 लोगे और 3 लोगे, इसके अलावा 4 लोगे क्या, यहां से 5 लोगे क्या, यहां से है ही नहीं, तो 2 और 3 के अलावा और कोई को नहीं लेना है। अब बस ध्यान यही रहना चाहिए कि ज्यादा बार जहां रहे वहां से लो, तो 2 यहां बार
यहाँ से लोगे 2 बार मिलेगा, यहाँ से 2 बार, लेकिन यहाँ से लोगे तो ज़्यादा मिलेगा ना, तो वहाँ वाला ले लो, 2 2 2 ले लिए, ठीक है। 3 आप लेने बैठोगे तो 3 यहाँ पे लोगे, 1 मिलेगा, यहाँ पे 1, बट यहाँ से लोगे तो 2 मिलेगा ना, तो यहाँ वाला 2 3 को आप ले लो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 आपका हो गया आंसर। देखो सेम है ना, ये हुआ एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड, और ये एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम को ऐसे निकालोगे। आता है क्वेश्चन, आपको अब बोलोगे कि किस क्लास में मिलेगा, अरे भैया हमने बेसिक मैथ का ही नाम रखा है, हमने इस सीरीज को नाम दिया है बेसिक मैथ का, मतलब आपको 5 क्लास, 6 क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास, इन सारे क्लासों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग जल्द ही 7th 8th का कंबाइंड बैच लाएंगे। कंबाइंड बैच का मतलब कि 7th और 8th का जब आप मैथ का बुक देखोगे तो लगभग चैप्टर आपका इक्वल दिखेगा, तो 7th का बच्चा 8th का भी बना सकता है और 8th का दोनों, मतलब 8th क्लास में आप हो कोई बात नहीं, आप 7th का भी रिवीजन कर लोगे और 8th का तो बनेगा ही बनेगा, उसका जल्द ही सीरीज लाएंगे, क्योंकि 7th और 8th का हमने देखा सिलेबस लगभग सेम है, मतलब 50-60% सेम है 8th का सिलेबस 7th की तरह। तो क्यों ना हम दोनों को कंबाइंड करके ऐसा कर लें कि 7th भी क्लियर और 8th भी क्लियर, मतलब कि आपको कम समय में पूरा दे दिया जाएगा। 9th का भी आ रहा है, 10th का तो फिलहाल चल ही रहा है, 10th का केमिस्ट्री का, अभी जैसे 10th का आपका चल रहा है साइंस का, हाँ साइंस का सीरीज चला और मैथ का सीरीज चला। मैथ के सीरीज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हुआ और साइंस वाले में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर चल रहा है, ठीक। तो आपके कोई जानकारी में हो जो 10th क्लास को प्रीफर करते हो, मतलब कि 10th क्लास में हो, उनको वो आप ये चैनल को आप उनके समक्ष रिकमेंड करो, ताकि वो लोग एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें और समझे, ठीक। इसके बाद मेरा है, ये हो गया, इसी का आप एलसीएम निकाल लिए ना, इसी को आप जब एचसीएफ निकालने बैठोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो क्या एचसीएफ निकालने का 2 तरीका नहीं है क्या, कल बताए नहीं थे क्या। डिवीजन मेथड पहले आप लगाओ, डिवीजन मेथड क्या कहता है, जब से सबसे छोटा को पकड़ो, सबसे छोटा क्या है भैया, तो 12 है, 12 को पकड़ो, किसी में आप भिड़ जाओ, तो 24 में भिड़ गए हम, तो 24 में जब आप डिवाइड लगाओगे तो 2 बार में 24 खत्म हो गया। अब यही 12 ने खत्म किया इसको, यही 12 ने रिमाइंडर 0 लाया है, तो यही 12 इसको जो बचा हुआ है 36 को, उसको भी सॉल्व करेगा, तो 3 बार में 36 को खत्म किया, यानी कि कौन लास्ट तक रिमाइंडर 0 लाया है, तो 12 ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 24, 36 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो फैक्टराइजेशन करो आप एलसीएम के लिए या फिर एचसीएफ के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा सेम ही आएगा ना, ठीक। 36 का करोगे 2 4 3, कोई दिक्कत। एचसीएफ आप करोगे, उसमें क्या था, उसमें था आपका जो दिख रहा है सबको लेना है, ज्यादा वाला, बस जो देखना है, जो दिख रहा है सबको लेना है, बस यही ध्यान रहना चाहिए कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वो वाला उठाओ। इसमें क्या है, कॉमन हो, जो सब में हो, जैसे 2 यहाँ है, आप ले लो बाहर, 1 यहाँ मिला, इसको भी ले लो आप बाहर, 2 इसमें है, बट इसमें है क्या, तो इसको आप नहीं ले सकते हो, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको भी ले सकते हो आप बाहर, तो ये कितना हो गया 12, आ रहा है ना सेम। तो ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ को डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट था एक और क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, जो कि हम पूरा विश्वास रखते हैं कि यदि आपसे नहीं बना होगा तो ये बनाने के बाद वो भी बन जाएगा। आप बना करके देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ध्यान दो, बनेगा। अगला सवाल था मेरा 3082.53, हाँ ये था मेरा 53। इसमें 8 का स्थानीय मान, मतलब कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 का प्लेस वैल्यू देखो, आप जब डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये वाला जो होता है, जो डेसिमल के पहले में होता है, इसको बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं जी, होल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और होल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी कहीं पे लिखा हुआ रहता है। ये जो रहता है पॉइंट के राइट साइड में, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं जी, डेसिमल पार्ट, ठीक। तो होल पार्ट में आपका 8 का लिखना है, तो 8 कहाँ है आपका, होल पार्ट में है, तो होल पार्ट के लिए आप जैसे लिखते हो स्थानीय मान वैसे ही समझो, ठीक है। होल पार्ट के लिए आप जैसे लिखते हो स्थानीय मान वैसे ही लिखो, 1, 10, 100, 1000 ऐसे कर करके, ठीक। जैसे आपका ये क्या है, ये
8 है, आपको इससे मतलब ही नहीं है, आपका होल पार्ट में 8 है ना, तो इससे मतलब रखो, इससे मतलब ही नहीं है, तो इससे आप मतलब रखोगे तो क्या मिलेगा, 1s टेंस, मतलब कि 8 कहाँ से जगह, कौन से जगह पे है, तो टेंस के जगह पे है, तो आप क्या लिखोगे, इसका 8 का प्लेस वैल्यू लिखोगे, मतलब कि 8 का स्थानीय मान लिखोगे, या फिर प्लेस वैल्यू बोल दो इसको। जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका जब लिखोगे तो ये लिखोगे 8 लिखोगे, ठीक है। 8 के बाद कितना अंक है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 अंक है। अरे भैया हमने बोला होल पार्ट में, तो होल पार्ट को ध्यान दो ना, इसको इससे मतलब नहीं रखो, तो कितना अंक बचा, 1 अंक बचा, यानी कि 0 डाल दो। या फिर ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, 1s टेंस, टेंस के जगह पे टेंस क्या बोलता है, 10 से गुना करने को बोलता है, तो 8 × 10 यानी कि 80 आ जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा। अगला है मेरा 27307। इस टाइप का सवाल आप किए हुए भी हो। 27307, ठीक है, 27307। इसमें 7 आपको कितने बार दिख रहा है, इसमें 7 आपको 2 बार दिख रहा है, तो उन दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग प्लेस वैल्यू, तो अलग, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं बदलता है, बट हमने कहा था फेस वैल्यू नहीं बदलेगा, जात आपका नहीं बदलेगा, स्थान आपका असर जरूर देगा आपके व्यवहार पे, आपके पहचान पे, ठीक है। तो ये 7 यहाँ रहे या यहाँ रहे, 7 साथ ही रहेगा, बट उसका जब प्लेस वैल्यू आप देखने लगोगे, उसका स्थानीय मान देखने लगोगे तो वो अंतर आ जाएगा उसमें। इस 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, तो इस 7 का स्थानीय मान जब आप निकालने बैठोगे तो इस 7 का स्थानीय मान आएगा 7 ही आएगा, क्योंकि ये 1s प्लेस पे है, तो 1s प्लेस पे 1, इसके पीछे कोई संख्या नहीं, तो नहीं लगाओ, 1 से गुना करो, 1s मतलब 1 से गुना। या इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 7 का स्थानीय मान जो होगा मेरा, ये हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, इस 7 का स्थानीय मान होगा कितना जी, 7। कौन से जगह पे, कितना अंक है पीछे, तो 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। या फिर आप ऐसे करो, 1s 10 100,000, तो 7,000। क्या कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान सा सवाल था। इसमें क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना, दोनों का अंतर निकालो, ठीक है। इसलिए अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 माइनस का 7। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 - 7 तो 3, और ये 9 और ये 9 और ये 6, ये हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट सवाल था मेरा 80 का अभाज्य गुणनखंड। 80 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 80 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो ऐसे ही करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जी, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है का, अबे करता है, 2 से लगाओगे 40 बार में, ये 2 से लगाओगे 20 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से लगाओगे 10 बार में, ये 2 से 5 बार में, ये 5 से 1 बार में। तो 80 का जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, 80 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। देखो ना आप गुना करके, 2 में 4, 4 में 2 से 8, 8 में 2 से 16, 16 में 5 से, तो 80 आ गया ना जी। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही करते हैं, ये हो गया। अगला सवाल था 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अरे भाई ये कैसा सवाल आ गया, तो पहली बार देख रहे हो क्या, कल वाले वीडियो में ऐसा इससे रिलेटेड सवाल नहीं दिए थे क्या, परसों वाले में नहीं दिए थे क्या, दिए ही थे, बट आप लोग नहीं करोगे, तो इसमें मेरी क्या गलती, हाँ, किसी टीचर की क्या गलती जब स्टूडेंट मेहनत ही ना करे। आप मेहनत करो, आपको सिखा दिया जाएगा, कहीं भी सीखो आपको सिखाया ही जाता है। कोई थोड़ी चाहता ना कि हमसे कोई नहीं सीखे, सब कोई चाहता है कि हमसे स्टूडेंट इंटरेक्ट हो, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो देखो आप सीखो, आप आसान भाषा में सीखो ना जी। आपको बोला जा रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, आपसे बोला गया कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। आप एक काम करो, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जरा बताओ। 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, आप सोच के बताओ, जितना मन है आप सोच लो और सोच के बताओ। 4 अंकों की अधिकतम संख्या। अब बोलोगे कि सर जी आप सोचने के लिए बोले और लिख भी दिए, अरे भैया कल का होमवर्क था, पूरे 24 घंटे दिए हमने सोचने के लिए। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। छोटी संख्या रहता तो 1 लिख करके 3 0 लगाते। इसमें बोला जा रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूरी तरीके से डिविजुअल हो। तो जब आप 91 आप लगाकर डिवाइड लगा करके देख लो कि क्या वो डिविजुअल है तो यही हो जाएगी सबसे बड़ी। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, या बताओ, सोच के बताओ। आप जोड़ोगे तो कहाँ चले जाओगे जी, 4 से 5 अंक में चले जाओगे, और आपसे मांग रहा है 4 अंकों का संख्या, तो आप घटाओगे। याद रखना इसमें घटाने वाली बात होगी। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप घटा करके लाओगे, तो 1 मतलब रिमाइंडर को 0 कैसे कराओगे, घटा करके। अब देखो 8 कट गया 9, अब लगा रहा है क्या, लग जाओ क्या,
नहीं जी, नहीं लगेगा। तो 9 0 ऊपर से 9 उतरेगा, 899। अब कितने बार में आप लगाने बैठोगे? अब आप लगाने बैठोगे 9 बार में, 9 और 81, यही करोगे ना, 9 और 81, तो 0 8 और ये क्रॉस हो गया। अब आप क्या देख रहे हो? रिमाइंडर देखो, कोई भी चीज कंप्लीटली पूर्णतः डिविजुअल मतलब पूर्णतः विभाजित कब होती है? जब उसका रिमाइंडर 0 आए तब। बट आप क्या देख रहे हो? रिमाइंडर 0 दिख रहा है, नहीं जी 80 दिख रहा है। तो 80 दिख रहा है तो क्या ये बोल सकते हो कि 9999 91 से डिविजुअल है? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 है ही नहीं। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो रिमाइंडर को 0 लाना है, कंप्लीटली डिविजुअल बनाना है। तो दो तरीका है, या तो कुछ जोड़ दो या तो कुछ घटा दो। आप जोड़ोगे तो चले जाओगे 5 अंकों में, यानी कि घटाओगे तो क्या घटाओगे? मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 लाना है, मतलब कि 80 ही कम कर दो, 80 यहीं से कम कर दो, 80 यहीं से कम कर दो कि आपका कम हो गया है और कंप्लीटली डिविजुअल भी रहे। इसलिए जो आपका अभीष्ट संख्या होगा, मतलब कि जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है 4 9 में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दो, वही आएगा। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9919 आ जाएगा। यही तो है आपका सवाल। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्या था जी? नेक्स्ट है फैक्टर वाला, हमने देख लिया। फिर ये भी था क्या? 420 का अभाज्य गुणनखंड? नहीं, ये नहीं था शायद, ये था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? बहुत ही आसान है जी, बहुत आसान है। क्या था? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 को 9 लिखोगे ना, लिख दिए। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 लिख करके 4 0 लगाओगे, 1 लिख करके 4 0 लगाओगे, यही ना करोगे? इसका योगफल मतलब जोड़ कर देना है, तो जोड़ लो 9 9 9 9 और ये 9 1 10 हो गया, ये आंसर ही कंप्लीट। कल का होमवर्क यहाँ तक था ये, ठीक। अब आता है बात कुछ और, जैसे आपसे ये वाला सवाल हो गया था कि पूरी संख्या पद्धति में, मतलब कि पूरा नंबर सिस्टम ले लो, 4 अंकों का कुल कितना संख्या होगा, ये आप निकाले थे। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है ये निकालना है, तो क्या करोगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या +1 कर दोगे। 5 अंकों की निकालनी है तो क्या करोगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या +1 कर दोगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल पे बात हो गया था। नेक्स्ट है मेरा, ये देखो आप, वो बात हो गई थी कल वाले वीडियो में कि दो संख्याओं का योग 39 है तथा उनका अंतर 15 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो आपका संख्या क्या आया था? 15 और 24 आया था। 15 और 24 आया था? नहीं, 12 और 27 आया था, ऐसे करके आया था। याद करो, कल वाले वीडियो में नहीं देखे हो, जाओ उस क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन वो भी बहुत बढ़िया था कि एक और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से कंप्लीटली डिविजुअल है? ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से कंप्लीटली डिविजुअल है? तो उसको आपने तो ऐसे ही साधारण तरीके से लिख लिया था, लेकिन एक सवाल उससे जस्ट पहले था कि 1000 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 123 से बार बार बोल रहे हैं 123 से कंप्लीटली डिविजुअल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किए थे आप? याद करो, 123 में 1000 में 123 से आप डिवाइड किए थे, फिर आप पता लगाए थे कि घटाना कि बढ़ाना है, तो 1 आप घटाओगे तो इसके रेंज के बाहर चले जाओगे, यानी कि जोड़ करके आप पहला संख्या निकाले थे कि पहला संख्या क्या है 1000 और 2000 के बीच में जो 123 से डिविजुअल है, तो उसके लिए आप निकाले थे और उसका लिस्ट आया था, उसको सम किए थे। याद करो परसों वाले वीडियो में, मतलब कि वीडियोस की संख्या कौन सी थी जी? कल 5 आया था, परसों वाली 4 होगी, आज 6ठा चल रहा है, 6ठा पार्ट चलेगा, आपको मिलेगा। चलो, वो सवाल था एक इंपॉर्टेंट। फिर ये देखना आप देखो ध्यान से, कल हमने बोला था ना कि 2 अंकों की एक संख्या लेंगे, 2 अंकों की एक संख्या लेंगे, ठीक है, जिनके अंकों का योग 2 अंक लिए हो तो कई अंक जी? 2 अंक। उनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना अंक मिलेगा? 9 मिलेगा। मतलब कि उनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना जोड़ मिलेगा? 9 मिलेगा। यदि संख्या में से 9 घटा दे रहे हैं, मतलब कि उस जो संख्या मेरा उसमें से 9 को आप माइनस कर दे रहे हो, तो आपका अंक क्या हो जा रहा है? पलट जा रहा है, मतलब इकाई वाला दहाई पे चला जा रहा है और दहाई वाला इकाई पे चला जा रहा है। तो संख्या बताएं। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आखिर बनता कैसे है, जरा देखो आप सवाल को आप समझना कि नहीं। ये है मेरा सवाल कि नहीं 2 अंकों की संख्या, या फिर सवाल नहीं लिखते हैं आप, ऐसे ही समझो। संख्या कितने अंकों का है जी? तो संख्या मेरा 2 अंकों का है। ठीक है, आप मान लो 2 अंकों की संख्या है, नहीं मालूम है आपका x मान लो और ये y मान लो, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ठीक। उसके बारे में क्या बोल रहा है कि उनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा जी? 9 आएगा। तो इनके अंक कौन है? x है और y है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा।
और क्या बोला जा रहा है, यदि संख्या में से 9 घटा दोगे, यदि संख्या जो है आपका इसमें से 9 माइनस कर दोगे। अब जरा समझना, जब भी ऐसा सवाल रहे तो आप संख्या का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कौन सा फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, वही स्थानीय मान आप करके लिखते हो ना, वही तो है जी। ये y का इधर से करोगे तो y इधर से ही ना काउंट करते हो, y इकाई पे आएगा और x दहाई पे आएगा, मतलब कि y वंश के जगह पे और x टेंस के जगह पे, तो y वंश के जगह पे तो y ही रह जाएगा और x टेंस के जगह पे तो टेंस के जगह पे मतलब 10 से गुना होगा तो 10x यानी कि 10x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, मतलब कि आपका जो संख्या हो, आप माना की संख्या क्या है, आप माने हो कौन सी संख्या, यही संख्या माने हो, तो इस संख्या को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका ये मिलेगा, माना की संख्या ये है। ठीक है, देखो संख्या 2 अंक का दिख रहा है आपका, यही है 2 अंक, x है और y है, इकाई पे y है और दहाई पे x है, यही है मेरा संख्या। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ऐसे सवाल में एक्सपेंड करके ही बनाओ, वैसे ही बनेगा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये दहाई पे है तो 10x, ये इकाई पे तो y, प्लस करके। जैसे आप देखो, जैसे होता क्या है, मान लो ऐसा क्यों लिखता है, मान लो हमने लिया 34, क्या लिया 34, तो 34 को आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ, 4 इकाई पे है तो 4 रहने दो, 3 दहाई पे है तो 3 दहाई का क्या मतलब 10 से गुना यानी कि 30, इसको 30 + 4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो। तो इसको लिखने में क्या आपत्ति है जी, y इकाई पे है तो y और ये दहाई पे तो 10x, गुना करके जोड़ के रूप में लिख दिए, ये मेरा संख्या हम माने हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अंकों को जोड़ने पे कितना आया, अंकों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक, ये एक कंडीशन दे दिया। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि जब आप दूसरा कंडीशन, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, आपको 7th क्लास में मिलेगा। आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो 7th में ही पढ़ेंगे, अरे भैया आप बेसिक में ही पढ़ लो। आपके नवोदय के एंट्रेंस जो कि 5 लेवल पे होता है, 5 क्लास के मतलब कि 5 के बाद 6 में एंट्रेंस होती है, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। तो उसमें आप ये बोलोगे कि नहीं हम तो ये पढ़े ही नहीं है, हम तो 5 में, हम तो ये 7th में पढ़ना है, 7th में दिखेगा। तो नहीं, आप बनाओ ना जी, समझो आप 10x + y ये मेरी संख्या थी, उसके अंकों को जोड़े हो तो कितना है 9 आया है। उसके बाद दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि यदि उस संख्या में से 9 घटा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए जी, 9 घटा दिया जाए, तो आपका संख्या क्या था। तो देखो, आप यदि संख्या में से 9 माइनस कर दे रहे हो तो संख्या का अंक क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है, मतलब कि y दहाई पे चला जाएगा और x इकाई पे चला जाएगा, ऐसा हो जा रहा है। कब घटाने पर, मतलब कि जो संख्या है आपका यही संख्या है ना, इसमें से 9 घटाने पर। तो आप वो संख्या ले लो 10x + y, इसमें से जैसे ही 9 आप माइनस करोगे संख्या का अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे ही आप इसमें से 9 माइनस करोगे तो संख्या का अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब कि x इकाई पे और y दहाई पे, मतलब कि आपका संख्या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा x इकाई पे और y दहाई पे, मतलब कि 10y + x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस पे ध्यान देना, देखो बहुत बढ़िया सवाल था, हम जितनी बार बोले बढ़िया उतनी बार कम है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये, अंकों को बदलने वाला। 2 अंकों की संख्या आपने मानी थी x और y, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ है, ऐसे ही ले लेना। अंकों को जोड़े हो यानी कि x + y अंक है, उसको जोड़े हो तो कितना आया है, 9 आया है। और इसको कैसे लिए, इसके लिए यहाँ पे हमने डाल रखा है कि कैसे होता है। 34 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको भी आप ऐसे लिख लो। क्या उस संख्या में से जैसे ही 9 माइनस किए हैं तो आपका क्या हो गया है, अंक पलट गया है, अंक कुछ ऐसा हो गया, y दहाई पे और x इकाई पे, मतलब कि ये बन गया है, यही ना बनेगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे तो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, हमने कल बताया था कि प्लस इधर से उधर, मतलब कि LHS टू RHS या RHS टू LHS साइड चेंज करता है तो वो माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदलता है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। अब आप क्या देख रहे हो, 10x इधर है, रहने दो, x उधर प्लस में था तो इधर आया तो -x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y प्लस में है तो रहने दो, ये 10y उधर में प्लस में था तो इधर में आया, देखो ना कोई साइन नहीं है तो याद रखना प्लस रहता है। तो 10y इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस का 10y इक्वल टू इस 9 को उधर भेज दो, तो ये वाला 9 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस का 9, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो 10x में से एक x कम हो जा रहा है तो कितना बचा, 9x बचा। क्या ये y है, ये माइनस का 10 है, ये प्लस माइनस हमने बार बार बोल रखा है, अलग अलग साइन घटाता है। अलग अलग साइन क्या करता है, घटाता है। एक जैसा साइन जोड़ने का काम करता है और अलग अलग साइन घटाने का काम करता है। फिर से एक जैसा साइन जोड़ने का काम करेगा और अलग अलग साइन घटाने का काम करेगा। तो आपका ये दोनों का साइन y वाले का, अब y को x के साथ जोड़ घटा मत कर लो। जब भी होता है चोर चोर मौसेरा भाई वाली बात होती है। एक जगह का आदमी, एक ग्रुप का आदमी एक जगह जाना पसंद करता है तो y का साथ y के साथ जोड़ घटाव करेगा। ये आप खूब बढ़िया से देखोगे, ये आप अभी से ही शुरुआत हो चुके हो, ये खूब बढ़िया से मिलता है 7th 8th 9th में।
अलजेब्रा के सेक्शन में आएगा ये। देखो आप y और y से घटेगा तो 10, ये कितना है जी, ये माइनस में प्लस में तो घटेगा। सबसे पहली बात ये 10 है और ये एक y है, ये 10 y है और ये एक y है, एक ही y है ना, कुछ नहीं तो एक है। 10 में से एक घटेगा तो कितना आएगा जरा बताओ, 9y आएगा क्या। और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि हमेशा साइन बड़े वाले का लेना। तो इसमें बड़ा कौन है, 10 या 1, तो 10 का साइन क्या है, माइनस का, तो आप माइनस ले लो, इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप देखो करोगे 9 को कॉमन लोगे। क्या करोगे जी, 9 को कॉमन लोगे, 9 को कॉमन लोगे। तो 9 को कॉमन लेने से क्या मतलब है, 9 को कॉमन लेने का मतलब होता है उसको डिवाइड करो। तो इसमें से 9 डिवाइड करोगे तो 9 गायब, x बचेगा, इसमें से करोगे तो y बचेगा इक्वल टू 9। ये 9 इधर कोई साइन नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लाई है। हमने बार बार बोला मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। यानी 9 पहले से था और ये डिवाइड मतलब नीचे में ऐसे आ जाएगा। तो 9/9 ये कट करके 1 आ जाएगा, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप देखो क्वेश्चन बढ़िया है, इसको नोट करना और 2-3 बार बना लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 आया हुआ था और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया हुआ था। इस दोनों का आप रिलेट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 आया हुआ था और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया हुआ था। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये तो गया खत्म, x और x जोड़ करके 2x आ जाएगा, जो कि 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ये 2 की क्या कर रहा है जी, तो 2 गुना कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा यानी कि 5 बच जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। जब x इक्वल टू 5, x और y मिल करके 9, तो y कितना आएगा जरा सोच करके बताओ, 4 आएगा ना जी। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इस यहाँ से आपको y मिल गया 4 और x मिल गया 5, यानी कि आपका संख्या है वो क्या होगा, आपका संख्या क्या होगा। तो आपका संख्या बताओ क्या होगा, आपका संख्या एक, यही ना माने हो आप, x और y। आपका संख्या यहाँ पे लिखता हूँ, आपका जो संख्या है वो क्या होने वाला है, x के जगह पे x डालो यानी कि 5 और y के जगह पे 4, 54 होगा या फिर 45 होगा। यही तो सवाल है, 54 या फिर 45 होगा। हो गया या नहीं हो गया, क्या चीज हो या नहीं हुआ, हो ही जाएगा। देखो आप जैसे 45 है, इसमें से जैसे ही आप एक मिनट 45 नहीं होगा, 54 होगा। क्यों, क्योंकि आपको 9 माइनस करना है ना, उसमें से 9 माइनस करोगे तो 45 जो कि बन रहा है सही में पलट जा रहा है ना। जैसे ही इसमें से 9 माइनस करोगे तो 45 जो कि इसका पलटा हुआ रूप है, ठीक है। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 54 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाते हैं सवाल को, ठीक है। 2 अंकों का संख्या मान लेना, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, फिर जो कंडीशन दे रखा है उसको अप्लाई करना, आपका सवाल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है। इसको रहने देते हैं, फ्रैक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। इसमें और कुछ, आज नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास करते हैं, कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें से और लेते हैं, 2 संख्याओं का योगफल 14 है और गुणनफल 40 है। 2 संख्याओं का योगफल 14 और गुणनफल 40 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप फिर इसके लिए आप बेसिक नहीं, अभी आप बताए ही नहीं तो इससे रिलेटेड सवाल कैसे दे दें। ये फिर अलजेब्रा में आता है, a - b के होल स्क्वायर पे आता है, ठीक। इंतजार करो, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ये आप बना सकते हो। प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल, प्रथम 50 लगातार संख्याओं का योगफल, मतलब कि आपका संख्या कै गो है, 50 गो लगातार है ना, यानी कि नेचुरल नंबर 50 को नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो कैसे निकालोगे, तो नेचुरल नंबर का सम कैसे होता है, जहाँ तक गए हो वहाँ तक 1 बढ़ा दो और 2 से डिवाइड कर दो, यही ना करते हो। आपका 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो आपका सम क्या हो जाएगा, जहाँ तक गए हो वहाँ तक 50, 1 बढ़ा दो 51, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 25 में 51 से गुना करोगे तो कितना आएगा जी, तो 25 में 51 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 1275 आ जाएगा। आप 5 देखो 5 और ये 2 और देखो आप ये 5 गया, ये गया 2 और ये गया 5, 25 और 2 27, 2 ये गया इसके पास 10 और 2 12 हो गया 1275। कोई परेशानी नहीं। फिर है इसके बाद है मेरा सवाल, ये देखना आप, ये देखना 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये बताना है आपको। क्या नहीं बनेगा, बन ही जाएगा। ऐसा करते हैं आपके लिए क्वेश्चन का, आज पूरे बुक में से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इस बुक इससे रिलेटेड है, मतलब कि आपका क्या क्या सिखा दिए,
आपका सिखाएं इवन नंबर किसको बोला जाता है, सबसे पहला वीडियो था इवन नंबर का, ऑड नंबर का, रेशनल नंबर किसे बोला जाता है, इरेशनल किसे बोला जाता है। फिर था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में सीखे थे कि भाज्यता की जांच कैसे होती है, बिना डिवाइड दिए आप बता सकते हो, वो पढ़े थे। फिर क्या हुआ था, फिर नेचुरल नंबर का सम देखे थे, लगातार कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का सम हमने देखा था। फिर कंटिन्यूअस इवन नंबर का सम हमने देखा था। फिर उसके बाद क्या आया था, कंटिन्यूअस ऑड नंबर का सम भी देखे थे हमने। फिर उसके बाद क्या आया था जी, उसके बाद आपका आया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाए। उसके बाद एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एचसीएफ को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सिखा दिए। फिर आपका फैक्टर लिखना सिखा दिए जिससे कि एक भी नहीं छूटेगा, ठीक। फिर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये सवाल था, वो उस पर बात हुई। उसके बाद आता है, उसके बाद इसमें लगभग उसी सबसे रिलेटेड सवाल है, ठीक है। जरा देखो ये सवाल देखना तो, हाँ ये भी आपको बताया गया था कि पूरे संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस 1, ऐसा करके निकालोगे। फिर है उसके बाद बोला जा रहा है आपसे, ऐसा सवाल है, एक काम करो, कल के लिए आप होमवर्क नोट करो लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस होमवर्क करो। आज संख्या पत्ती का आखिरी है तो क्वेश्चन भी जम के देना चाहिए ना। चलो आप क्वेश्चन लो, तो इससे जितना भी आप किए हो उसको एक जगह इकट्ठा करो, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को लो। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस के रूप में दिया जा रहा है, मतलब आप प्रैक्टिस कर लेना भरपेट। आपको नहीं आएगा, भरपेट का मतलब है जमकर प्रैक्टिस कर लो। आपको नहीं आएगा, आप अपना नोट्स जो भी बनाए हो, पाँच वीडियो का नोट्स बनाए हो ना, उसको आप पलटोगे, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा कि कैसे बनाया हुआ है, उसको आप कर लोगे, हो जाएगा। जैसे आप अपना पहला सवाल लिखना, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको हम कल मिलवाएंगे नहीं, बट आप लोग को बनाना होगा। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये बताओ। ये आपको लिखना है, आसान है ना, आसान जी। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर लिखना है। उसके बाद आता है आपका प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये बताओ आप। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, प्रथम 2 मतलब कि शुरुआत करो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 है क्या अभाज्य संख्या, नहीं जी। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसका फैक्टर या तो वो खुद हो या तो 1 हो, इसके अलावा कोई नहीं हो, वही संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, मतलब कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या को आप उठाओ तो कौन मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा ना, तो उसका सम कर दो। हम तो बता ही दिए लगभग। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का सम बताओ, संख्या का प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग बताओ कि योग कितना होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, ये समझिएगा। ये सवाल हम 3 नंबर अभी चर्चा कर देते हैं। वह 30 से बड़ी, वो अभाज्य संख्या क्या है, 30 से बड़ा है, ठीक है। और हम आपको ऑप्शन देते हैं, ये वाला तीसरा होमवर्क में नहीं है, आपको एक सवाल ऐसे ही दे रहे हैं, अभी दिखाते हैं। 30 से बड़ा है वो, ठीक है, और 30 से बड़ा है वो अभाज्य संख्या। आपका ऑप्शन दे रहा है 32, 33, 34 और 35, मतलब कि 30 से बड़ा। इस चारों में से चूज करना है आपको, इस चारों में से आपको चूज करना है कि इस चारों में से वो क्या आंसर आएगा। जरा देखना, आप लगाओगे, गलत लगाओगे हर कोई। 30 से बड़ा तो सब है। कौन सी संख्या, 30 से बड़ा कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या जी, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जरा बताओ, भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका एक और खुद के अलावा और भी फैक्टर हो, उसको ना भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या लोगे तो भाज्य संख्या में क्या देख रहे हो, 32, 1 से 2 से 3 4 से, ये भी भाज्य है। 33 ये भी है, 34 ये भी है, 35 ये भी है, मतलब कि सबका सब भाज्य है। ऐसे भी नहीं आप टिक लगा पाए। कंडीशन क्या है, अब देखना, ये आपका आंसर डिफाइन कर देगा। 30 से बड़ा सबका सब है, भाज्य संख्या सभी का सभी है, और इसके अलावा जो बोल रहा है वो जो संख्या है वो बना हुआ है 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल से। 2 अभाज्य संख्या मतलब कि ये जो बना हुआ है 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल से बना हुआ है, वही आपका आंसर होने वाला है। मतलब कि 30 से बड़ा, 30 से बड़ा कौन सा संख्या, भाज्य संख्या।
तो 30 से बड़ा भाज्य संख्या सब का सब ही है, तो क्या सब में टिक लगेगा? नहीं, कोई एक में टिक लगेगा, बड़ा भाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद क्या कंडीशन दे रहा है? इसके बाद कंडीशन दे रहा है कि 30 से बड़ा भाज्य संख्या हो। ठीक, और उसके साथ साथ वो जो संख्या हो ना, वो दो अभाज्य संख्या के गुणनफल से मिलके बना हो, दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के मिलने से बना हो, दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के मिलने से बना हो। मतलब कि दो अभाज्य संख्या के गुणनफल जब करोगे, दो अभाज्य संख्या को गुणनफल करोगे तब वो मान आएगा। तो कैसे बनाओगे जी? आप देखो, आप सोच करके देखो, 34 को आप दो अभाज्य संख्या यहां से करो, तो 34 को जो आप करोगे तो क्या आप मिलेगा आपको? 2 × 17, 2 × 17 मिलेगा क्या? उसी तरीके से 35 को करोगे तो 5 × 7 मिलेगा क्या? मिला। दिखाते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। 33 को करोगे तो 3 × 11 ये भी मिलेगा। अरे भैया ये क्या हो रहा है? 32 को करोगे तो क्या मिलेगा? 32 को सोच करके देख लो, तो 2 × 16, 2 × 16 दो अभाज्य संख्या नहीं ना है? नहीं है। फिर क्या है? आपका 4 × 8 वो भी नहीं है। आप कोई भी लोगे, 32 को आप जब भी तोड़ोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है अभाज्य संख्या, क्योंकि आपका अभाज्य संख्या 2 लोगे तो ये 16 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि आपका क्या ले रखना है? आपका गुणनफल क्या होना चाहिए? दोनों गुणनफल अभाज्य का होना चाहिए, अभाज्य संख्या का। तो अब देखो, ये तो है नहीं, ये भी है अभाज्य, ये भी है अभाज्य, ये भी अभाज्य, तब कौन ले लें? आपका तो यही है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, मतलब कि 32, 33, 34, 35, ऐसे तो बहुत सारा संख्या है जो 30 से बड़ा है। 30 से बड़ा तो बहुत सारा संख्या है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो। 30 से बड़ा सबसे पहले, 30 से बड़ा मतलब कि 30 के बाद ऐसा सबसे पहले कौन भाज्य संख्या मिल रहा है जो कि दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है? तो आप क्या देख रहे हो? 30 के बाद 31 नहीं आया, ऑप्शन में ही नहीं है। 32 तो आपका हो ही नहीं रहा है। 32 के बाद क्या था? 33, और जो कि दो भाज्य संख्या नहीं, दो अभाज्य संख्या के गुणनफल से मिलकर बना हुआ है, और ये भाज्य संख्या भी है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 33, क्योंकि आपको छोटी से छोटी, तो 30 के बाद 33 ही बन रहा है ना सबसे पहले, तो यही आपका आंसर है 33। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है आपका 3 के स्थानीय मान और अंकित मान, ये सब आप सभी बनाए हो। उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड, ये भी बनाए हो। ये आप लो, ये आप सभी लो। 420 का अभाज्य गुणनखंड प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ना। ये क्वेश्चन को समझ गए होगे। जब भी क्वेश्चन आपको अच्छा वाला मिलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट आएगा, जो कि हमने बात नहीं की हुई है, उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हम उसको अभी सॉल्व कर देंगे। ये सब आपका प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, क्योंकि ये सब पे बात हो गया था, ऑलरेडी डन है ये सब बात। तीसरा क्वेश्चन आप ले लो, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे आप, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 420 का अभाज्य गुणनखंड आप बताओगे। ठीक, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्या ले ले? नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? इस पे हो गया था। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? इस पे भी हो गया है, सेम क्वेश्चन ही हो गया है। फिर है 1 और 10 के बीच सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? आप बताओ। 1 से 10 के बीच ना, हाँ 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आपको बताना है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्या ले लेते हैं? आपका बेसिक कर रहे हैं ना, मजबूत कर के ही रहेंगे तो रहेंगे बस। क्योंकि देखो ये आपका सेशन चला रहे हैं, ये 6 क्लास का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6 क्लास के नीचे वाले आप देखो ना, आप किसी भी क्लास में हो देखो, आपको लगेगा कि हम 2 में हैं, 3 में हैं, हमके लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन आप देखो अभी से ही देखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद देखो, ज़्यादा सही रहेगा, 2 वाले मत देखो, 3, 4, 5, 6 वाले देखो, सही है उनके लिए। 7th 8 के लिए हमने बोला, 7th 8 का कंबाइंड सीरीज
कुछ ही दिनों में, मतलब कि अगले वीक से आने वाला है 7th 8th का कंबाइंड सीरीज। 9th के लिए क्या है, तो 9th का भी कंबाइंड सीरीज आ रहा है। 9th का कंबाइंड सीरीज क्या है, उसका तो स्पेशल नहीं रहेगा क्योंकि 9th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन है मैथ का, खासकर मैथ में ज्योमेट्री सेक्शन 9th का बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड क्या मतलब, उसी के लिए इंपॉर्टेंट है 9th क्लास, ठीक है, ज्योमेट्री सेक्शन और अलजेब्रा का। 10th क्लास का तो चल ही रहा है फिलहाल। तो हम आपके बीच में 2 सेशन आने वाला है, 7th 8th का कंबाइंड और 9th का स्पेशल, ठीक। उसका स्पेशल साइंस भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। 7th 8th का कंबाइंड साइंस और 7th 8th का कंबाइंड मैथ मिलेगा। और ये जो चल रहा है ये आपका बेसिक मैथ चल रहा है, इसको चलने दो आप। इससे में आप 6th क्लास वाले तक को प्रीफर करो कि आप देखो, ये आपका बेस सही हो जाएगा। सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए, ये सब आपका बेस ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट आप इस पे सवाल ले लो। ये हो गया ना इतना 4, वो सम वाले पे ले लो। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये लो। 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक का संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बताओ आप, ये निकालो, ठीक है। 5 सवाल हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये सब बताओ आप। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। सेम जा रहा है। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। देखो आप सभी बनाओ, ठीक है। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सवाल, क्योंकि ये होमवर्क में ही है लेकिन प्रैक्टिस सेट में है, इसको आपको कल सॉल्व नहीं किया जाएगा क्लास में, इसको आप बनाओ, प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि आपका नोटबुक में ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जा चुका है। आप प्रैक्टिस करो। हाँ, ये सवाल यदि आपको 5 नंबर नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके 5 नंबर करो, अपना नाम बताओ कि ये सर हमसे नहीं बना, आपके लिए सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसका पूरा आपका चैनल, मतलब कि हम लोग का चैनल ये ध्यान दे रहा है। हम लोग का क्या, आपका भी तो चैनल है, आप ही लोग के लिए, ठीक। तो आपका हमारा ये चैनल है NM क्लासेज, ये इसकी पूरी जिम्मेवारी ले रही है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में आएगा कि ये नंबर नहीं जा रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ आप। संख्याओं का योगफल बताओ, ठीक है। इसका योगफल क्या होगा ये बताओ आप। नेक्स्ट है, देखो सही जा रहा है क्वेश्चन सब, आप बस इसी पे फोकस करते रहो ना। देखो आप फिर क्या बनते हो। फिर प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का, ये सब भी लो, सही है। प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि आप बनाए ही हो। कंटिन्यूअस, नेचुरल नंबर का सम, कंटिन्यूअस इवन नंबर का सम एंड कंटिन्यूअस ऑड नंबर का सम किए हो। थोड़ा गैप दे करके है तो उसको भी आप क्या मान लिए हो, उसको भी आप मान लेते हो कि शुरू से है, उस पर भी बना लेते हो। बनता है या नहीं बनता है, बनता ही है, ठीक है। तो अगला सवाल लेना। नेक्स्ट है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताओ। नेक्स्ट है 6 नंबर है आई थिंक। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या बताओ। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताओ। सम संख्याओं का योगफल बताओ, का योगफल कितना होगा ये बताओ आप, ठीक ना, ये बताओ। फिर है नेक्स्ट, उसके बाद है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ आप। विषम संख्याओं का योगफल बताओ। देखो इसमें n दे दिया है 20, इसमें 1 2 3 ऐसे नहीं करना है, 1 3 5 7 ऐसे सीरीज नहीं लगाना, आपको 20 दे रखा है, सीधे उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे बनने वाला है, ध्यान दे करके बनाना। फिर है प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताओ, ये बनाओ आप। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताओ आप, ठीक। अगला है, नेक्स्ट है मेरा, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। लो ना, आप कितना क्वेश्चन लोगे। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, ठीक। अगला है मेरा, कल नए चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, ठीक ना, इसी समय पे, इसी फोर्ट के साथ। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल इतना हो तथा शेषफल तो संख्या क्या होगी, ये बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल पे है सवाल। ये क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को
999 से भाग देने पर भागफल भागफल आपका कितना मिल रहा है? आपका भागफल मिल रहा है 274 तथा शेषफल कितना मिल रहा है जी? तो शेषफल आपको मिल रहा है आपको 103 103। ठीक है, तो संख्या क्या होगी ये बताओ? आप? ठीक है, ये बताओ। फिर है 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है? बहुत बढ़िया सवाल। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो? ये बताओ आप। पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अगला सवाल है मेरा। अगला है, ये बनाओ आप। 20 क्वेश्चन देंगे, 11 नंबर तक जा रहे हो, अभी 9 क्वेश्चन का और लो आप, थकना नहीं है बस। ग्यारह नंबर तक चले गए थे, वीडियो भी सही जा रहा है। चलो 12 नंबर लो आप। 12 नंबर आप सवाल ले लो आप। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित है? ये आप लो। थोड़ा रेंज बड़ा कर दिए, आप लिखते रह जाओगे। 15, 30, 45 ऐसे तरीका हम बताए हुए हैं कैसे करना है। 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब बताना है 14 संख्या है या 15, मतलब इतना कै गो संख्या है उसकी गिनती बताना है, लिखना नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये सवाल है आपका। नेक्स्ट है मेरा 13 नंबर। 13 नंबर आपके लिए है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है, जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है, बताएं वो संख्या बताएं, मतलब कि वो संख्या क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जिसमें 765 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जा रहा है? संख्या बताएं, है ना बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा। एक भाग के प्रश्न में भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, तो भाज्य क्या होगा? चलो ये बनाओ आप। 14 नंबर आपको दे रखा है क्या क्या? भाजक 23, भागफल 27 और शेषफल 15। भाजक 23, भागफल आपका कितना है जी? भाजक आपका हो गया 23, भागफल 27, शेषफल 15। भागफल 27 और शेष जो है आपका कितना है? शेषफल या फिर शेष 15 है। तो आपको क्या बताना है? भाज्य बताना है। क्या बताना है? भाज्य बताओ कितना होगा। डिवाइडेंड बताना है जी। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो वाले सवाल वो वाले से रिलेटेड है। फिर है एक हाँ ये बनाओ। भाज्य बराबर दिया हुआ है, ये लो आप, इसी से रिलेटेड भाज्य बराबर दिया हुआ है 3945। ठीक है, भाज्य दिया है मतलब कि इसी में डिवाइड लगने वाला है। ठीक है, भागफल और शेषफल भी दे रखा है। भागफल भी दे रखा है आपको 32, भागफल दे रखा है 32 और शेषफल दे रखा है 9। शेषफल दे रखा है 9, तो भागफल और शेषफल दे रखा है, यानी कि भाजक आपको निकालना है। भाजक मतलब कि किस चीज़ से वो डिवाइड हो रहा है वो निकालना है। ऐसा करते हैं 15 ही क्वेश्चन आपको
15 ही क्वेश्चन रहने देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर और क्वेश्चन यदि संख्या से रिलेटेड होगा वो लाया जाएगा कल के वीडियो में। वैसे मेरे तरफ से पूरी तरीके से बेसिक के लिए जो संख्या से रिलेटेड सवाल आते हैं वो लगभग कंप्लीट है। और भी जैसे कुछ सवाल है, जैसे स्क्वायर वाले भी इसमें आते हैं, तो ये स्क्वायर के से रिलेटेड वाले जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ लेंगे तब उसको देखोगे तो आसान लगेगा, अभी दिखाएंगे तो वो हार्ड लगेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर अलजेब्रा से रिलेटेड भी कुछ सवाल आता है जो कि अलजेब्रा पढ़ने के बाद पढ़ोगे तब आसान है। मतलब कि संख्या से रिलेटेड, मतलब सम के बारे में जानना, विषम के बारे में जानना कि विषम संख्या क्या होती है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर को जोड़ना, ये सब थोड़ा इससे रिलेटेड रहता है। तो ये सबको आपने पढ़ा। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए एफर्ट के साथ, नए उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जम करके बनाओ। मतलब प्रैक्टिस सेट करने का मतलब 15 का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस ही करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। जो सवाल आपको नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में नंबर डालो कि इतना नंबर सवाल हमसे नहीं बना, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए ठीक है, आप मेहनत करो, हम भी आपके साथ हैं, ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।